स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकियां फिल्म कला संस्कृति के क्षेत्र से। लेकिन सबसे पहले अभी तक की बड़ी खबरें। भारत दौरे पर फिजी के पीएम ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात। दोनों देशों के बीच अहम क्षेत्रों में कई समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान। पीएम मोदी ने कहा यह यात्रा दोनों देशों के रिश्तों में जोड़ेगी नया अध्याय। 130वें संशोधन विधेयक को लेकर विपक्ष के विरोध को अमित शाह ने किया खारिज। कहा विपक्ष क्यों जेल से सरकार का चाहता है विकल्प, संसद से पारित करने की जताई प्रतिबद्धता। विपक्ष के जेपीसी बहिष्कार पर भाजपा भी आक्रामक। कहा भ्रष्टाचार नहीं नैतिकता का बहिष्कार क्यों कर रहा विपक्ष। वर्क फ्रॉम जेल की चाहत का लगाया आरोप। आज से 2 दिन के लिए गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में 5,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। शहरी विकास, ऊर्जा, सड़क और रेलवे के विकास में बढ़ेगा नया आयाम। हिमाचल के 12 में से 10 जिलों में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। सभी स्कूल कॉलेज बंद। उत्तराखंड और राजस्थान में भी भारी बारिश की चेतावनी के बाद लोगों को सतर्क रहने की सलाह। फिजी के प्रधानमंत्री भारत दौरे पर हैं। उस दौरान उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए। इसमें स्वास्थ्य और चिकित्सा, प्रवासन और गतिशीलता, कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग शामिल है। इसके अलावा फिजी में उच्च प्रभाव वाली परियोजनाओं को सहयोग के लिए समझौता किया गया है। दोनों देशों के बीच 7 ऐसे अहम क्षेत्र हैं जिसे लेकर समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ है, समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि फिजी पीएम की यह यात्रा दोनों देशों के संबंधों में नया अध्याय जोड़ने का काम करेगी। प्रधानमंत्री रंबुका जी की इस यात्रा से हम आपसी संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ रहे हैं। फ्रेंड्स, भारत और फिजी के बीच आत्मीयता का गहरा नाता है। 19वीं सदी में भारत से गए 60,000 से अधिक गिरमिटिया भाई बहनों ने अपने परिश्रम और पसीने से फिजी की समृद्धि में योगदान दिया है। उन्होंने फिजी की सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता में नए रंग भरे हैं। फिजी की एकता और अखंडता को निरंतर मजबूती प्रदान की है और इस सब के बीच वे अपनी जड़ों से भी जुड़े रहे हैं, अपनी संस्कृति को संजोए रखा है। फिजी की रामायण मंडली की परंपरा इसी का जीवंत प्रमाण है। और इससे पहले फिजी के प्रधानमंत्री सितवेनी राबुगा ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। फिजी के प्रधानमंत्री 3 दिन के भारत दौरे पर हैं। ये उनकी भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। फिजी के प्रधानमंत्री का बेहद अहम दौरा, 3 दिवसीय इस दौरे में फिजी के प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अब से थोड़ी देर पहले हैदराबाद हाउस में मुलाकात हुई, द्विपक्षीय वार्ता हुई और कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन और समझौते हुए हैं। भारत और फिजी के संबंधों पर और विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर संजय भारद्वाज जुड़ गए हैं। आप जेएनयू से, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज से। प्रोफेसर संजय, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रोफेसर संजय, समझौते हुए हैं, समझौतों पर भी बात करेंगे जिन क्षेत्रों में हुए, लेकिन फिजी की अहमियत भारत के लिए क्या है? फिजी के प्रधानमंत्री का ये दौरा भारत के लिए कितना अहम है? देखिए, इसमें साफ साफ 2 पहलू हैं। जो भारत का जो जियो स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन है, मैरीटाइम सिक्योरिटी कंसिडरेशन है,
और साथ ही साथ जियो इकोनॉमिक जो कंसिडरेशन है, इन दोनों ही पर्सपेक्टिव में फिजी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये साउथ पैसिफिक आइलैंड कंट्री है और भारत के साथ में इसके बहुत ही ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। खासकर जब 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों के द्वारा भारतीय मूल के लोगों को वहाँ इंडेंचर लेबर्स के रूप में ले जाया गया। जी। वो लगभग 60,000 के लगभग थे। आज मोटे तौर पे लगभग 9 से 10 लाख, लगभग 1/3 पॉपुलेशन भारतीयों की है। तो भारत के साथ में जो एक संबंध है, जो सांस्कृतिक संबंध है, वो ना केवल सांस्कृतिक रहे, अब स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक कंसिडरेशंस में कन्वर्ट हो चुके हैं। और जिस तरीके से भारत लार्जर इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी का पार्ट है, तो निश्चित रूप से जो भारत का एक विजन है कि एक नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एरियाज में कोऑपरेशन की बात है, जिसमें चाहे हेल्थ सिक्योरिटी की बात हो या आप डिजिटल सिक्योरिटी की बात हो, एजुकेशन, फार्मास्यूटिकल, बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं, वो एनर्जी, खासकर जो भारत इस पे जोर देता है कि सोलराइजेशन ऑफ एनर्जी और क्लीन एनर्जी, उसमें फिजी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है भारत की विदेश नीति में। और भारत उनके साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण और गहरे संबंध स्थापित करने के हमेशा पक्षधर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि आप देखिए कि 2024 में हमारी माननीय राष्ट्रपति वहाँ पे विजिट की, और ये बात रिफ्लेक्ट करती है कि फिजी भारत की विदेश नीति में कितना अहम भूमिका रखता है। और साथ ही साथ जिस तरीके से अब 3 दिवसीय यात्रा पर प्रधानमंत्री, फिजी के प्रधानमंत्री रबुका आए हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की, नो बीजेपी प्रोग्राम में जेपी नड्डा जी से मुलाकात करेंगे, और बाकी जो सारे महत्वपूर्ण जो पक्ष हैं उन पे विचार करेंगे। साथ ही साथ एक बात और देखिए कि गांधी जी की जो स्थली है, उस पर राजघाट में विजिट किया, तो वो ये भी इस बात को भी रिफ्लेक्ट करते हैं कि जो भारत का एक अपना एंटी कॉलोनियलिज्म, जो इंपीरियलिज्म का एक दौर रहा है, जिसमें महात्मा गांधी जी की बहुत बड़ी भूमिका रही है, वो भी इस बात को उजागर करती है कि जो गिरमिटिया कम्युनिटी जिसको कहा गया था, जो लेके गए थे और उनको एक दास के रूप में वहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा रखा गया था, उसमें महात्मा गांधी ने के विचार उनको बहुत प्रभावित हुए और उनसे वो अपने हितों के लिए लड़े और वहाँ आज़ादी पाई। तो ये बात मान के चलिए कि भारत का फिजी के इतिहास और संस्कृति में बहुत गहरा योगदान है, और वो योगदान आज भारत और फिजी को बहुत ही नजदीकी राष्ट्र के रूप में लेके आ रहे हैं। दूरी, क्षेत्रफल की दूरी है, भौगोलिक दूरी है, लेकिन ये बात मान के चलिए कि अगर विचार की दृष्टि से देखते हैं और अगर हमारे म्यूचुअल इंटरेस्ट के रूप में देखते हैं, तो भारत और फिजी आज एक साथ सकारात्मक। प्रोफेसर संजय, साझा हित हैं, सांस्कृतिक जुड़ाव है फिजी के साथ, 7 ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र रहे हैं जहां आज समझौते हुए हैं, जिन क्षेत्रों में, उसमें स्वास्थ्य का क्षेत्र भी है, उसमें स्किलिंग अपस्किलिंग का क्षेत्र है, उसमें जिस तरह से पॉलिटेक्निक को लेकर फिजी में ह्यूमन कैपेसिटी स्किलिंग और अपस्किलिंग की बात हुई है, इन सब क्षेत्रों में साथ ही साथ गिरमिटिया मजदूर एक तरह से सबसे बड़ा आधार और जुड़ाव रहे हैं भारत और फिजी के संबंधों में। गिरमिटिया दिवस घोषित करना मई में, क्या आपको लगता है कि फिजी की तरफ से एक उस पहचान को बदलते हुए 21वीं सदी के नए संबंधों की तरफ, मजबूत संबंधों की तरफ भारत और फिजी बढ़ रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरीके के ये इनिशिएटिव्स और जिस तरीके से एक जो काला इतिहास रहा है अंग्रेजों के द्वारा, जो कॉलोनियल पीरियड में, उस इतिहास को रिकॉग्नाइज करना, एक तरीके से आपकी यादों, आपका एक जो हिस्टोरिकल लेगेसीज हैं, जो पास्ट हैं, बिटर पास्ट है, उसको मेमोराइज करना, भारत और फिजी को एक दूसरे के नजदीक लाते हैं, ऐतिहासिक दृष्टि से नजदीक लाते हैं। लेकिन दो तीन बातें आपने बहुत महत्वपूर्ण पक्ष उठाए और इसमें रखा गया कि देखिए, भारत आज ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करता है, और उसमें ग्लोबल साउथ में भारत का हमेशा एक पक्ष रहता है कि जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इश्यूज, जिसमें खासकर मैं जो स्वास्थ्य की आपने बात की, स्वास्थ्य और फार्मास्यूटिकल सेक्टर हैं, डॉक्टर्स हैं, सर्विस सेक्टर हैं, कैपेसिटी बिल्डअप है, उसमें भारत का जो जुड़ाव फिजी के साथ हो रहा है, तो निश्चित रूप से हेल्थ के सेक्टर में भारत एक असेट है फिजी के लिए, और भारत उनको ये सर्विस सेक्टर, और ना केवल सर्विस सेक्टर, बाकी फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में भी सप्लाई को
बढ़ाते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण पक्ष है, भारत का एक आईटी में एक बहुत बड़ा दखल रहा है, और ना केवल डेवलपिंग कंट्रीज में, डेवलप्ड कंट्रीज में भी आईटी सॉल्यूशंस का एक दखल रहा है। सिलिकॉन वैली के नाम से भारत ने बहुत बहुत कुछ हद तक कंट्रीब्यूट किया है। तो जो एक डिजिटल डिवाइड की बात करते हैं और डेवलपमेंटल डिवाइड की बात करते हैं, भारत उसका पक्षधर है कि इस डिजिटल डिवाइड को मिनिमाइज किया जाए और उसमें आईटी सेक्टर में कोऑपरेशन हो। तो जो एग्रीमेंट हुआ है पॉलिटेक्निकल सेक्टर में और आईटी सेक्टर में, निश्चित रूप से जो फिजी में जो आईटी डेवलपमेंटल सेक्टर है उसमें भारत का एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, और जो दुनिया में एक आईटी का जो एक बोलबाला है उसमें फिजी अपने आप को मजबूत कर पाएगा। तो दूसरा जो पक्ष है वो बहुत महत्वपूर्ण। जो तीसरा जो पक्ष है, जो इस एमओयूज में भी ये बात सामने आई कि क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी, तो उसमें जो सोलराइजेशन का जो प्रोजेक्ट है, भारत ने पहले भी बहुत कुछ हद तक वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है जो सोलर सेक्टर में, कि कैसे वहाँ की सोलर एनर्जी के माध्यम से जो आइलैंड है उस ग्रीन आइलैंड को, फिजी को, उसको ग्रीन आइलैंड के रूप में रखा जाए। तो भारत का जो एनर्जी सेक्टर में, और भारत इस बात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसमें लगभग दुनिया के 167 देशों ने उसको ज्वाइन किया, तो वो भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है कि फिजी के साथ जो भारत का कोऑपरेशन होगा ग्रीन और क्लीन एनर्जी, यानी कि जो ग्लोबल कॉमन्स का जो पार्ट है, कि जिसकी वजह से कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से काफी कुछ हद तक आइलैंड स्टेट्स को बहुत सारी चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। उसमें भारत जैसे जिम्मेदार देश वहां पर ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी की बात करें, तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है जो भारत इनमें देखता है। जो चौथा बहुत एक और पक्ष जो भारत का आता है फिजी के साथ में, वो है जो योगा सेक्टर में, या हेल्थ से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन वो माइंड को और या बॉडी को एकदम क्लीन करने वाली बात है। तो योगा का जो महत्वपूर्ण पक्ष है, वो भारत ने इंटरनेशनल योगा डे में दुनिया के बहुत लगभग 170 से ज्यादा देशों को जोड़ा है। तो फिजी भी बहुत महत्वपूर्ण एक कंट्री है, जो भारत की जो कल्चरल विरासत है, जो एंशियंट पीरियड से जो चली आ रही थी योगा और योग और उसके माध्यम से, तो निश्चित रूप से फिजी में भी योगा के कल्चर को आगे बढ़ाया जाएगा, ताकि वहाँ पे भी जनता में फिटनेस रहे। और ये जिस तरीके से विजिट प्रधानमंत्री अमेरिका की हुई है, तो निश्चित रूप से ये जो क्षेत्र हैं जो आइडेंटिफाई किए हैं उसमें एक बहुत बड़ा इजाफा होगा। हालांकि भारत और फिजी के बीच में बहुत बड़ा एक ट्रेड नहीं है, निश्चित रूप से एक छोटा कंट्री है, 30 लाख की पॉपुलेशन है, उसके बावजूद भी लगभग $66 मिलियन का जो ट्रेड होता है, उस ट्रेड में भी इजाफा होगा जब हम प्रोफेसर संजय, आपने खुद ही उस तरफ इशारा किया कि बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं है, पॉपुलेशन के लिहाज से भी फिजी छोटा देश है, लेकिन ग्लोबल साउथ की आवाज बुलंद करने की जब भारत बात करता है और जिस तरह से वैश्विक मंचों पर लगातार ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत कर रहा है भारत, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिजी के प्रधानमंत्री के साथ इस संयुक्त वार्ता में बहुत साफ ये कहा है कि कैसे ग्लोबल साउथ का आइडिया और आइडेंटिटी को सम्मान मिले, इसके लिए भारत लगातार काम कर रहा है। तो इस लिहाज से भी एक देश के तहत पूरे ग्लोबल साउथ को एक बड़ा संदेश और तमाम विकासशील विकसित देशों को भी बड़ा संदेश। देखिए, ये बात साफ साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से G20 समिट में ग्लोबल साउथ के आइडिया को ग्लोबलाइज करने का प्रयास किया, और उसमें भारत को एक वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ के रूप में प्रेजेंटेशन मिला, एक रिकॉग्निशन मिला दुनिया में कि भारत एक ऐसा देश है जो न्यूट्रल देश है, जो लॉ अबाइडिंग देश है, जो यूएन चार्टर में विश्वास करता है, वो देश जो एक डेवलपमेंटल डिवाइड है जो डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज में, उसको कैसे उस डिवाइड को कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए। और उसमें दो सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा इस बात पे जोर देते हैं, एक तो जो क्लाइमेट जस्टिस की बात है जो ग्लोबल कॉमन्स में आता है कि भाई क्लाइमेट चेंज में भी ग्लोबल साउथ के सभी देश ग्लोबल नॉर्थ के देशों को मोबिलाइज करें कि वो भी इस बर्डन को जो ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुके हैं, तो उस बर्डन को शेयर करें। और उसमें फिजी एक जो पैसिफिक साउथ पैसिफिक कंट्री है, वो महत्वपूर्ण भूमिका एक बड़ी एक कंट्री की वॉइस है
और उसको भारत मोबिलाइज करता है। जो दूसरा सेक्टर है वो एग्रीकल्चर सेक्टर, और एग्रीकल्चर सेक्टर में जितने भी ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं जो जो अभी एग्रीकल्चर सेक्टर में अच्छा डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं, वो भी कंट्रीज WTO के माध्यम से या के मंच पे या दूसरे मंच पे एक साथ एकजुट होकर अपने हितों को, अपनी जो इंडस्ट्रीज हैं, स्मॉल कॉटेज हैं, उनको प्रोटेक्ट करें। तो उसमें फिजी का एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। एक बात मैं और यहाँ पे जोड़ना चाहता हूँ कि देखिए अभी जिस तरीके से एक रेस चल गया, एक अलाइनमेंट और रीअलाइनमेंट दुनिया में हो रहा है, उसमें एक बहुत बड़ा पक्ष आया कि चीन का जो एक विस्तारवादी रवैया था और चीन का जो एक अपना डेट ट्रैप का एक कॉन्सेप्ट रहा है कि वहाँ पे इकोनॉमिक इंपेरियलिज्म को लेके जाना। तो जो कंट्रीज हैं, आइलैंड स्टेट्स हैं, वो अफ्रीकन कंट्रीज ने भी देखा, साउथ एशियन कंट्रीज ने भी देखा, जो पैसिफिक कंट्रीज हैं, चाहे फिजी हो या बाकी स्मॉल आइलैंड स्टेट्स हैं, वो भी इस बात के लिए बहुत कॉन्शियस है कि भारत एक बैलेंसिंग फैक्टर है, भारत एक डेवलपमेंटल पार्टनर है, कंस्ट्रक्टिव सोच के साथ भारत आगे बढ़ता है और ना केवल कल्चर कनेक्टिविटी, कॉमर्शियल कनेक्टिविटी की बात करता है, साथ ही साथ जो कैपेसिटी बिल्डअप की बात करता है कि हम इन्वेस्टमेंट भी करेंगे और इन्वेस्टमेंट में भी ऐसे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे जो उस देश का विकास कर सके। और देखिए जितने भी MOUs अभी साइन हुए हैं, 7 MOUs, इन सभी पक्ष में कैपेसिटी डेवलपमेंट और सर्विस सेक्टर के इंप्रूवमेंट पर भारत ने विशेष ध्यान दिया है। तो ये बात मान के चलिए कि भारत सिर्फ वहाँ पे अपने बिजनेस के लिए नहीं जा रहे हैं और कॉमर्शियल इंटरेस्ट के लिए नहीं जा रहे हैं कि वहाँ का माइंस और वहाँ के बाकी रिसोर्सेज को आप उसका दोहन करके अपने देश का भंडार भर ले, जैसे कि ब्रिटिशर्स कर रहे थे और आज के दिन चाइनीज कर रहे थे। भारत वहाँ कंस्ट्रक्टिवली एंगेज अपने आप को करता है और इसीलिए ये बात एक्सेप्टेड है दुनिया में कि भारत एक ग्लोबल साउथ के एक बुलंद आवाज के रूप में सामने आ रहे हैं और भरोसा भी दिखा रहे हैं दुनिया के देश की नहीं, भारत के नेतृत्व में इस तरीके के जो मुद्दे हैं, जो छोटे कंट्रीज हैं जिसको स्मॉल स्टेट्स के रूप में या स्मॉल आइलैंड स्टेट के रूप में रखते हैं, उनकी वॉइस कोई बन सकता है तो भारत बन सकता है। और एक और बात जो इसमें महत्वपूर्ण है कि देखिए जिस तरीके से एक चैलेंज क्रिएट हो गया था सी लेन कम्युनिकेशन और मैरीटाइम सिक्योरिटी और पायरेसी और ट्रेड, और ये अभी पिछले लगभग 2 दशक से एक बहुत बड़ा एक चैलेंज के रूप में साउथ चाइना सी, पैसिफिक आइलैंड और इंडियन ओशन में, उसमें भी भारत का जो इतना एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, भारत का जो नेवल फोर्स है, वो जो दुनिया का तीसरा वर्ल्ड क्लास नेवल फोर्स है, वो प्रोटेक्ट करता है इन स्मॉल स्टेट्स के इंटरेस्ट को, इनके ट्रेड इंटरेस्ट को, इनको फ्री नेविगेशनल राइट्स देने की बात भारत करता है। क्योंकि भारत लॉ अबाइडिंग कंट्री है और कभी भी भारत का अपना एक अग्रेसिव नहीं रहा, एक सॉफ्ट पावर के रूप में अपने आप को प्रोजेक्ट करता है। तो ये देश भारत पर भरोसा करते हैं और भारत के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल एक डेवलपमेंटल पार्टनर की तरह से भारत है फिजी के लिए, और जिन क्षेत्रों में समझौते हुए वो भी इसी बात की तस्दीक करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर संजय, विस्तार से और विश्लेषण के साथ ये समझाना कि किस तरह से भारत फिजी के साथ एक बेहतर जी प्रोफेसर संजय जी, एक पक्ष में और रखना चाहता हूँ। देखिए भारत का एक बहुत बड़ी लड़ाई है आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, और भारत ये भी चाहता है कि जिस तरीके से आतंकवाद और आतंकी स्पॉन्सर स्टेट्स हैं, जिसमें पाकिस्तान है, तुर्की है, अजरबैजान है, इन कंट्रीज को भी आईना दिखाने के लिए भारत एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप डेवलप कर रहा है कि किसी भी तरीके के आतंकवाद और सेपरेटिस्ट इस आंदोलनों को प्रमोट नहीं किया जाएगा, और जनता जो मानव केंद्रित विकास है उस पर भी प्रधानमंत्री हमेशा जोर देते हैं कि मानव केंद्रित मानव विकास की बात करना चाहिए और किसी भी तरीके का आतंकवाद को नहीं प्रभावित करना चाहिए। बिल्कुल प्रोफेसर संजय, आतंकवाद है, मैरीटाइम सिक्योरिटी है और तमाम डेवलपमेंटल इश्यूज हैं जिसे लेकर फिजी जैसे देशों के साथ भारत के एक प्रगाढ़ संबंध रहे हैं, और उसी दिशा में ये यात्रा भी देखी जा रही है, एक नया अध्याय जोड़ते हुए फिजी के प्रधानमंत्री की ये भारत यात्रा है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर संजय, विस्तार से दोनों देशों के संबंधों का विश्लेषण करने के लिए। मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। दादू दादू, हाँ? ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब
अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। While progressive India is witnessing faster and wider national highways, encroachments are hampering movement at some places. The Rajmarg Yatra app empowers you to register a complaint, geotag a photo, track the status of the complaint, and get a solution in just one tap. With Rajmarg Yatra app, recharge FASTag and activate annual pass. Besides, get information about the nearest hospital, petrol pump and restaurant. Stay safe with over-speeding alerts. Report highway encroachment on Rajmarg Yatra app and contribute to nation building. गृह मंत्री अमित शाह ने आज समाचार एजेंसी एनआईए को इंटरव्यू दिया है। इसमें उन्होंने तमाम ज्वलंत मुद्दों पर पूछे गए सवालों का जवाब दिया। 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर पूछे गए सवाल में अमित शाह ने भरोसा जताया कि ये बिल पारित हो जाएगा। गृह मंत्री ने पूछा है कि क्या कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या मंत्री जेल में रहकर सरकार चला सकता है? क्या ये लोकतंत्र के लिए शोभा देता है? और पूरे विपक्ष को भी पूछना चाहता हूं, क्या कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री या कोई मंत्री जेल में रहकर सरकार चला सकता है क्या? इस देश के लोकतंत्र के लिए शोभा रूप है क्या? और अगर 30 दिन के बाद जमानत मिल जाती है तो वो फिर से शपथ ले सकते हैं। हम मल्टी पार्टी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम में है। जब आपके पास सदन में बहुमत होता है, एक मुख्यमंत्री को किसी भी कारणसर जेल में जाना पड़ा, 30 दिन तक जमानत नहीं हुई, तो अब वो पदमुक्त हो जाएंगे, परंतु उनका बहुमत तो बना रहेगा। जैसे ही मुक्त होंगे वो फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अमित शाह ने कहा कि आज इस देश में एनडीए के मुख्यमंत्रियों की संख्या ज्यादा है। प्रधानमंत्री भी एनडीए से हैं, इसलिए ये बिल सिर्फ विपक्ष के लिए ही सवाल नहीं उठाता, यह हमारे मुख्यमंत्रियों के लिए भी सवाल उठाता है। इसमें 30 दिन की जमानत का प्रावधान है। अगर ये फर्जी किस्म का मामला है तो देश का हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आंख मूंद कर नहीं बैठा है। आज एनडीए के मुख्यमंत्रियों की संख्या ज्यादा है। प्रधानमंत्री भी एनडीए के हैं, श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। तो ये बिल सिर्फ विपक्ष के लिए क्वेश्चन खड़ा नहीं करता, हमारे मुख्यमंत्रियों के लिए भी क्वेश्चन खड़ा करता है। मैंने जो सुना वो कह रहे कि आपके लोगों के सामने एफआईआर नहीं होती है। ये जनता को गुमराह करे। उनको मालूम है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आरोप है तो आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के माध्यम से कोर्ट के सामने जा सकते हैं। कोर्ट ऑर्डर करेगी कि इनके खिलाफ एफआईआर करो। अगर ज्यादा ही गंभीर मामले हैं तो कोर्ट मॉनिटर भी करती है। इसमें पक्ष विपक्ष कहां आता है? अमित शाह ने कहा कि आजादी से अब तक कई नेता जेल गए, लेकिन सबने इस्तीफा दिया। पर आजकल नया ट्रेंड चल गया है कि लोग जेल से सरकार चलाना चाह रहे हैं। ये मुद्दा चिंता पैदा करता है। मेरा बहुत स्पष्ट मानना है, मेरी पार्टी का मानना है, देश के प्रधानमंत्री का मानना है कि इस देश में कोई भी मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, जेल में रहकर सरकार नहीं चला सकते। पहले भी कई लोगों ने मॉरल ग्राउंड पर इस्तीफा दिया है। लाल कृष्ण अडवाणी जी ने दिया था, येदुरप्पा जी ने दिया था, ईश्वरप्पा जी ने दिया था, जॉर्ज फर्नांडिस जी ने दिया था। कई सारे लोगों ने मॉरल ग्राउंड पर इस्तीफे दिए। कोई जेल में जाकर सरकार नहीं चलाई। इवन हेमंत सोरेन ने दिया था रिसेंट पास्ट में। जब वो छूट कर आए तो फिर से मुख्यमंत्री बन गए। अब इसका हमने कानूनी प्रोविजन किया है। आदि से अब तक कई सारे नेता जेल में गए, कई सारे मुख्यमंत्री भी गए, मंत्री भी गए, और सबने इस्तीफा देकर जेल में गए। अभी अभी एक ट्रेंड शुरू हुआ कि जेल में जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं देना। ढेर सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया। तमिलनाडु के कुछ मंत्रियों ने नहीं दिया, दिल्ली के मंत्री और मुख्यमंत्री ने नहीं दिया, और सरकार के सचिव, डीजीपी, मुख्य सचिव इनके पास आदेश लेने के लिए जेल में जाएंगे। ये क्या हमारे लोकतंत्र को दुनिया में सम्मान दिलाएगा क्या? ये मुद्दे पर चिंता, चर्चा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए?
अमित शाह ने कहा कि सरकार के किसी भी बिल को संसद में पेश न होने देना ठीक नहीं है। विपक्ष के रुख पर अमित शाह ने अफसोस जताया। किसी भी सरकार के विधेयक को या संविधान संशोधन को सदन में पेश न होने देना और इस तरह का व्यवहार करना, ये क्या लोकतंत्र में उचित है क्या? देश की पार्लियामेंट के दोनों सदन बहस के लिए है या शोरगुल और हल्ले के लिए है? मुद्दे का विरोध हमने भी देखा है, हमने भी करा है, परंतु बिल को पेश न होने देने की एक प्रकार की मानसिकता मैं नहीं मानता हूं कि ये लोकतांत्रिक है और विपक्ष को देश की जनता के सामने इसका जवाब देना पड़ेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने संशोधन विधेयक पर कांग्रेस के विरोध पर कहा कि लालू यादव को बचाने के लिए मनमोहन सिंह द्वारा लाए गए अध्यादेश को फाड़ने का राहुल गांधी का क्या औचित्य था? अगर उस दिन नैतिकता थी तो क्या आज नहीं है? मैं आज जो कांग्रेस पार्टी इसका मुखर कर विरोध कर रही है, वो कांग्रेस पार्टी के एक स्टैंड को ही मैं कह रहा हूं। जब यूपीए की सरकार थी, श्री मनमोहन सिंह जी इनके प्रधानमंत्री थे और लालू प्रसाद यादव जी इनके मिनिस्टर थे। लालू प्रसाद जी को सजा हो गई। मनमोहन सरकार एक ऑर्डिनेंस लेकर आई कि 2 साल की सजा हो तो भी अपील का स्टेज बाकी है तो उनकी सदस्यता नहीं जाती है। तो एक ऑर्डिनेंस लेकर आए कि हम इसको बदल दे रहे हैं। ऑर्डिनेंस से बदलने का कैबिनेट ने प्रस्ताव भी किया। यही श्री राहुल गांधी इसको कंप्लीट नॉनसेंस कहकर सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़े थे ऑर्डिनेंस को। और देश की कैबिनेट ने और देश के प्रधानमंत्री ने जो फैसला लिया था, उनकी पार्टी के ही प्रधानमंत्री ने जो फैसला लिया था, उसका मॉरल ग्राउंड पर उन्होंने मखौल उड़ाया था। और मनमोहन सिंह एक सॉरी फिगर बनकर रह गए थे पूरी विश्व के सामने। उन्होंने कहा कि जेपीसी के विरोध के बावजूद जेपीसी अपना काम करेगी, मौजूदा लोग काम करेंगे। कल अगर विपक्ष अभी से लेकर 4 साल तक किसी भी काम में सहयोग नहीं करेगा तो क्या देश नहीं चलेगा? ऐसे नहीं चलता। कुछ नहीं होगा, जेपीसी अपना काम करेगी, मौजूदा लोग काम करेंगे। कल को आप अगर ऑपोजिशन अभी से लेकर 4 साल तक कोई काम में सहयोग नहीं होता है, देता है, तो देश नहीं चलेगा क्या? हम इतना ही कर सकते हैं कि उनको बोलने का मौका दे, उनको बात रखने का मौका दे। अगर वो अपनी बात रखना ही नहीं चाहते हैं, अगर बोलना ही नहीं चाहते हैं, तो देश की जनता भी तो देख रही है ना चीजों को। गृहमंत्री अमित शाह ने इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी पर कहा कि उन्होंने सलवा जुडूम को खारिज कर दिया और आदिवासियों के आत्मरक्षा के अधिकार को खत्म कर दिया था। इसी वजह से इस देश में नक्सलवाद 2 दशकों से ज्यादा समय तक चला। विपक्ष की पसंद पर भी अमित शाह ने सवाल उठाया। सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड है, सलवा जुडम को इन्होंने खारिज कर दिया। आदिवासियों का आत्मरक्षा का जो अधिकार था उसको उन्होंने समाप्त कर दिया। इसके कारण इस देश में नक्सलवाद 2 दशक ज्यादा चला है। उस वक्त नक्सलवाद अंतिम सांसें गिन रहा था, क्योंकि जो आदिवासी थे, जो बच्चों को पढ़ाना चाहते थे, जिनके यहाँ रोड नहीं पहुंचता था, इससे परेशान थे, जिनके यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं नहीं थी, वो परेशान थे। उन्होंने खुद की रक्षा के लिए सलवा जुडम बनाया था। इसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। और इसके बाद जो स्कूल तबाह हो गए थे नक्सलियों के कारण, वो स्कूलों में सीआरपीएफ और सुरक्षा बल बैठे थे। रातों रात एक ऑर्डर करके सबको बाहर कर दिया। कई जगह हमले हुए सुरक्षा बलों पर। ये दोनों जजमेंट, इसका जवाब श्री सुदर्शन रेड्डी से ज्यादा राहुल गांधी ने देना चाहिए। कर्नाटक में धर्मस्थल मामले को लेकर भी राजनीति तेज हो गई है। भाजपा ने राज्य की कांग्रेस सरकार से मांग की कि जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपी जाए, ताकि उन साजिशकर्ताओं और विदेशी ताकतों का पर्दाफाश हो सके जो इस पूरे विवाद के पीछे बताए जा रहे हैं। भाजपा का आरोप है कि यह सिर्फ एक व्यक्ति की शिकायत नहीं, बल्कि एक बड़ी साजिश है, जिसका मकसद धर्मस्थल, मंदिर और हिंदू भावनाओं को निशाना बनाना है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि मंदिर को बदनाम करने के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष वी.वाई. विजेंद्र ने भी कहा कि धर्मस्थल को बदनाम करने की एक गहरी साजिश रची गई है,
जिसके पीछे विदेशी ताकतों की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस बीच भाजपा ने 1 सितंबर को धर्मस्थल चलने का आह्वान किया है। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के विधायक जीवन कृष्ण साहा को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया है। मुर्शिदाबाद के बुरवान से मौजूदा विधायक जीवन कृष्ण को इसी मामले में 2023 में गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल वह जमानत पर बाहर थे। और मीडिया प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए डीडी न्यूज। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। इसमें है फौलादी ताकत, ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। जम्मू कश्मीर में इस साल बादल फटने और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं की खबरें सामने आ रही हैं। उधमपुर में रविवार को जम्मू श्रीनगर हाईवे पर भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड हुआ। लैंडस्लाइड इतना भयंकर था कि सड़क पर बड़े बड़े पत्थरों के कारण रास्ता ही पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया। प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गई और रास्ता साफ करने का कार्य शुरू हुआ। JCB की मदद से रास्ते को साफ किया गया। भारी बारिश के कारण प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वो वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें और इस इलाके से फिलहाल दूर रहें। लोगों को बिना वजह घर से ना निकलने की भी सलाह दी गई है। नालादार रोड में बड़े बड़े पत्थर रोड बंद हुआ है। काफ़ी सी मेट्रो जो कृष्णपुर मनवाल चलती हैं 7-8 मेट्रोरें फंसी हुई हैं। तो बड़े बड़े पत्थर जहां पर आए हुए हैं तो लोग परेशान हैं। लोग आर पार आने जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये शायद सुबह ही हुआ है। काफ़ी दिन से ये हो रहा है। रास्ता बंद है। लोग उधर से इधर जाने के लिए, उधमपुर जाने के लिए उस रास्ते को पार करके जाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां पर एक देख रहे हो बस है, जो फंसे हुए लोग हैं उनको उधमपुर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सुबह सुबह लोग ऑफिस जाने वाले, दिहाड़ी लगाने वाले मैक्सिमम जो लोग हैं वो इस रास्ते को पार करके उधमपुर जाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां देख रहे हो आप एक बस लगी है, उसी में लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू के भद्रवाह और आसपास के क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण इलाके में काफी जल भराव हो गया है। नदियां उफान पर हैं। भारी बारिश को लेकर प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें लोगों से अपील की गई है कि वे जलाशयों, नालों और नदी किनारों से दूर रहें, अनावश्यक यात्रा से बचें और अत्यंत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। प्रशासन ने लोगों से कहा है कि वे घरों में आवश्यक वस्तुओं और दवाइयों का पर्याप्त भंडारण कर लें, क्योंकि किसी भी समय बादल फटने जैसी आपदा की आशंका बनी हुई है। जनता से अपील की गई है कि सुरक्षित रहें, घरों में रहें और किसी भी आपात स्थिति में जिला प्रशासन से संपर्क में रहें। उधर हिमाचल प्रदेश में इन दिनों भारी बारिश का कहर जारी है। भारी बारिश की वजह से जगह जगह भूस्खलन के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं कई जगह पर सड़कें भी अवरुद्ध हुई हैं। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने हिमाचल के 12 में से 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण कांगड़ा जिले में व्यास नदी पूरे उफान पर है। यहां के पंजाब से सटे नूरपुर, इंदौरा तहसीलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। मौसम विज्ञान ने आज बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन, ऊना जिलों में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका जताई है। लोगों को आवाजाही में बेहद मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश को देखते हुए कांगड़ा, कुल्लू, मनाली, मंडी, ऊना में आज सभी स्कूल और कॉलेज, ITI और आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। हिमाचल के 12 में से 10 जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यानी कल रात का ये अलर्ट है जो अगले 12 से 14 घंटे तक
इस अलर्ट में तमाम लोगों को अपने घरों तक सीमित रहने के लिए कहा गया है। आप देख रहे हैं लोगों को किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उधर राजस्थान के बूंदी जिले में भी भारी बारिश के चलते 3 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। लाखेरी उपखंड में मेज नदी में उफान के चलते लगभग 3 गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। नदी में पानी के सैलाब में फंसे लोगों को बचाने के लिए राहत कार्य जारी है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ सहित सेना के जवानों द्वारा 150 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। प्रशासन ने ग्रामीणों से सुरक्षित स्थानों पर जाने का आह्वान किया है। इस दौरान रेस्क्यू का काम लगातार जारी है। बूंदी जिले में अब तक 550 लोगों को रेस्क्यू कर सकुशल निकाला जा चुका है। तो मॉनसून की बारिश एक तरह से कई राज्यों के लिए कुछ नई मुसीबतें लेके आई है। हालांकि राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर इन तमाम राज्यों में जारी है। आपने देखा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और ये दृश्य आप राजस्थान के देख रहे हैं, जहां नदियों के उफान पर होने से आसपास के जो इलाके हैं उनमें लोगों के लिए बड़ी मुसीबत पैदा हो गई है। कुलदीप फेरान शिमला से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और लक्ष्य आर्य जयपुर से जुड़ रहे हैं। कुलदीप, पहले आपके पास आते हैं। शिमला में 12 घंटे का अलर्ट जारी किया है। 12 जिलों में से 10 जिलों के लिए एक तरह से ऑरेंज अलर्ट है। ऐसे में स्थितियां बेहद खराब दिखाई दे रही हैं। किस तरह से मौसम विभाग कह रहा है क्या तब्दीलियां हो सकती हैं और प्रशासन क्या क्या तैयारी कर रहा है, जहां एक तरफ एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमों के एहतियात पे बरतने के साथ? जी बिल्कुल, स्थिति इस वक्त हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस वक्त ताज़ा जो पूर्वानुमान मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है उसमें आज के दिन चंबा, कांगड़ा और मंडी जिलों के लिए रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। अब ये आज के दिन के लिए ये 3 जिलों में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इस दौरान भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना भी जताई गई है। इसके अलावा कल के लिए भी यानी आने वाले 24 घंटों के लिए भी चंबा और कांगड़ा जिलों के लिए रेड अलर्ट डिक्लेयर किया गया है। इसके अलावा बाकी के 8 जिलों में जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस वक्त जो प्रदेश के लगभग 10 जिलों में तेज वर्षा का क्रम बीते 24 घंटों से लगातार जारी है। और अगर पहाड़ी जिलों की अगर हम बात करें, जो उच्च पर्वतीय क्षेत्र हैं जिसमें कि चंबा के उच्च पर्वतीय क्षेत्र हैं और लाहौल स्पीति के क्षेत्र हैं पर्वतीय, उनमें जो है तापमान जो है में गिरावट आने के कारण जो है बर्फबारी भी हो रही है। तो इस वक्त बिल्कुल असमान स्थिति प्रदेश की बनी हुई है। और जिस तरह से इस वक्त शिमला में जो स्थिति बनी हुई है, शिमला में भी गहरा जो कोहरा छाया हुआ है और लगातार तेज बारिश का क्रम शिमला में भी जारी है। और जिस तरह से यातायात पे इसका एक खासा और व्यापक असर पड़ता हुआ दिख रहा है। हिमाचल प्रदेश के अंदर पूरे अगर राज्य की बात करें तो 625 सड़कें और 3 नेशनल हाईवे इस वक्त यातायात के लिए बाधित पड़े हुए हैं। बिजली जो आपूर्ति है वो भी बड़े स्तर पर प्रभावित हुई है। लगभग 1533 जो है बिजली विद्युत ट्रांसफार्मर जो है उनसे आपूर्ति इस वक्त ठप हुई पड़ी है ऋतु। और इसके अलावा जो पेयजल आपूर्ति है उस पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। 168 से अधिक जो पेयजल योजनाएं हैं वो इस वक्त ठप पड़ी है। इस प्रकार से जो बीते 24 घंटों से लगातार बारिश का क्रम पूरे हिमाचल प्रदेश में जारी है, उससे आम जनमानस का जो जनजीवन है बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। अगर हम कुल्लू और मंडी जिला की ही बात करें तो यहाँ पर बीते 2 दिनों से जो है नेशनल हाईवे, जो चंडीगढ़ मनाली का जो नेशनल हाईवे लगातार बाधित हो रहा है, गाड़ियां फंस रही है। पिछले कल भी वहां पर लगभग 300 से अधिक वाहन फंस चुके थे और आज एक बार फिर वो मंडी के कुछ क्षेत्रों के पास बार बार बाधित हो रहा है। उसे बहाल करने के प्रयास लगातार जारी है। आज जिन 3 जिलों में रेड अलर्ट किया गया है, ये तीनों, गौरतलब है कि ये जो तीनों जिले हैं इनकी जो टेरेन है वो इस तरह से है कि इनमें पहाड़ी क्षेत्र भी है और मैदानी क्षेत्र भी है। एक और जो पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है और उसके बाद उन्हीं जिलों के जो मैदानी इलाके हैं उन इलाकों में जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। प्रशासन द्वारा, एनडीआरएफ की टीमों द्वारा कांगड़ा के ही इलाकों से 2 अलग अलग जगहों से लगभग 11 लोगों को अभी रेस्क्यू कर दिया गया है। लगभग 2 से 3 फीट जो है घरों के अंदर पानी घुस गया है। गाड़ियां सड़कों पर तैरती हुई नजर आ रही हैं। तो इस वक्त जो हिमाचल प्रदेश के लिहाज से दृश्य दिखाई दे रहे हैं खराब बताए जा रहे हैं और आने वाले 24 घंटे में जी कुलदीप जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं उसमें तो ये भी बहुत मुश्किल दिखाई लगता है कि किस तरह से लोगों को वहां से रेस्क्यू किया जाए, क्योंकि जिस तरह से जल भराव हो रहा है तमाम जिलों में, और वो जो 3 इलाके हैं जिन्हें आप कह रहे हैं कि जहां रेड अलर्ट घोषित किया गया है, क्या वहां से कितने लोगों को निकाला जा चुका है?
देखिए, कुछ ऐसे जो आपदा संभावित क्षेत्र हैं जिनमें जल भराव की स्थिति जो है ज्यादा जोखिमपूर्ण थी, वहां से लगभग अभी 2 इलाकों से जो है 11 लोगों को, 7 लोगों को एक स्थान पर से और 4 लोगों को एक अन्य स्थान से रेस्क्यू किया गया है प्रशासन की टीमों के द्वारा। इसमें जो है एसडीएम स्तर के जो अधिकारी हैं खुद, ये जो आपके पास विजुअल मौजूद है, इसमें एसडीएम स्तर के जो अधिकारी हैं खुद लोगों को बचाते हुए इसमें नजर आए हैं। ये फतेहपुर कांगड़ा जिले का ये दृश्य आप देख पा रहे होंगे। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो ज्यादा इसमें पॉसिबिलिटीज है नहीं है, लोगों से सिर्फ उनके घरों पे ही रहने की ही गुजारिश जो है इस वक्त प्रशासन कर रहा है, क्योंकि ऐसी खराब स्थिति में किसी के लिए भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना भी खतरे से खाली नहीं है। और अगर वहीं जो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो बारिश के इस लगातार क्रम के बीच में जो है किसी भी तरह के ऑपरेशन चलाने में असमर्थ रहेंगे। इसीलिए लोगों से यही गुजारिश की जा रही है कि जितना हो सके अनावश्यक यात्रा को टालें और घर पर ही बने रहें, और स्थिति पर और जो प्रशासन द्वारा जो लगातार जो चेतावनी दी जा रही है उनसे अपडेट रहने को कहा जा रहा है। जी रितु। जी, लक्ष्य आर्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लक्ष्य, हम देख रहे हैं हिमाचल की स्थिति, तो वहीं राजस्थान जैसे राज्य में भी इस समय भीषण हालात हैं। क्या अपडेट है आपके पास और किस तरह से प्रशासन इस समय इन तमाम स्थितियों से निपट रहा है? बिल्कुल ऋतु, गत दिनों से लगातार जिस प्रकार से भारी बारिश देखी जा रही है, राजस्थान के जो अधिकांश जिले हैं 16 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है, जिसके मद्देनजर लगातार जो बारिश हो रही है उसके साथ में जल भराव की स्थिति बन गई है। वहीं कुछ जिलों में बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। जिस प्रकार के दृश्य भी नजर आ रहे हैं, जिस प्रकार की वीडियो सामने आ रही है कि लगातार कोटा, बूंदी के साथ में झालावाड़, नागौर जैसे जो क्षेत्र हैं, जो जिले हैं राजस्थान के, वहां पे बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जल भराव हो चुका है। न केवल आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है, बल्कि साथ में जो यातायात है, रेल यातायात है, वो भी प्रभावित होता नजर आ रहा है। जिला प्रशासन के साथ में ही जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लगाई गई हैं, राज्य सरकार लगातार मुस्तैद नजर आ रही है। बताना चाहूंगा आपको 57 एसडीआरएफ की टीमें और 7 एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। साथ में सेना भी अपनी सेवाएं देती नजर आ रही है। लगातार जो बचाव कार्य है उस पर जोर दिया जा रहा है। कोटा बूंदी क्षेत्र, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का वो क्षेत्र आता है, तो उस क्षेत्र पे और तमाम राजस्थान पे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला स्वयं नजर बनाए हुए हैं। वो लगातार किस प्रकार बचाव कार्य किए जा रहे हैं, किस प्रकार रेस्क्यू ऑपरेशन किए जा रहे हैं, क्या क्या एहतियात के कदम उठाए जा रहे हैं, उन सभी पे, तमाम चीजों पे ओम बिरला जी लगातार नजर बनाए हुए हैं। साथ में जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा, वो लगातार कंट्रोल रूम के माध्यम से नजर बनाए हुए हैं। जो अहम है ऋतु यहाँ पे, क्योंकि लगातार बारिश गत दिनों से हो रही है, परंतु जो अगले 2 दिन है, आईएमडी और मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार जो 27 अगस्त तक है, तब तक राजस्थान में बारिश का जो दौर है वो थमने नहीं वाला है। बताया जा रहा है कि अगले 2 दिन में भी जो बारिश की गतिविधियां हैं उनमें बढ़ोतरी होगी, कमी नहीं होगी, जिसको लेकर लगातार जिला प्रशासन, राज्य प्रशासन, वहीं साथ में जो मौसम विभाग है उनके द्वारा अनेकानेक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि आप किस प्रकार से एहतियात उठाएं। हेल्पलाइन नंबर लगातार जारी किए जा रहे हैं। बताना चाहूंगा कल ही नागौर और जो प्रभावित क्षेत्र हैं, जो नागौर और कोटा बूंदी संभाग है, इस जगह से 550 से अधिक लोगों को रेस्क्यू किया गया, उन्हें सुरक्षित स्थान में पहुंचाया गया। तो लगातार एसडीआरएफ एनडीआरएफ तो अपनी मुस्तैद है ही, परंतु मुश्किल और यहाँ पे जो जरूरी चीज है वो है कि जो आम जनता है वो जागरूक रहे और अपनी जिम्मेदारी समझते हुए जो प्रशासन द्वारा जो निर्देश दिए जा रहे हैं उनकी पालना करे। वहीं साथ ही साथ में अगर हम थोड़ा जोर डालें कि किस प्रकार से जो अभी स्थिति बनी हुई है राजस्थान के कुछ जिलों में, इनके पीछे क्या कारण है, क्योंकि जो ट्रफ लाइन है वो गुजर रही है और वो उसका जो बहाव है, जो ट्रफ लाइन गुजरने का जो रास्ता है वो ग्वालियर प्रयागराज होते हुए जो राजस्थान के कुछ जिले हैं उनके माध्यम से होते हुए गुजर रहा है, जिनमें जयपुर भी शामिल है, जिनमें कोटा बूंदी भी शामिल है, जिनमें नागौर और आदि जिले भी शामिल हैं। तो इस जगह से जब ट्रफ लाइन गुजर रही है, वहीं जो राजस्थान वाला क्षेत्र है, जो पश्चिमी भारत है, यहाँ पे साइक्लोनिक जो सर्कुलेशन है वो कम दबाव का क्षेत्र बन चुका है, जिसकी वजह से आगामी दिनों में भी इसका प्रभाव रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है उसके प्रभाव से आगामी 2 दिनों में भी जो भारी से अति भारी बारिश देखने को मिल सकती है, जिसको लेकर लगातार न केवल राज्य सरकार मुस्तैद है बल्कि एनडीआरएफ एसडीआरएफ लगातार तैयार। बिल्कुल लक्ष्य, मौसम विभाग लगातार उन तमाम राज्यों के लिए एहतियात जारी कर रहा है और ये कहना है कि आने वाले अगले 48 से 36 घंटे तक इस तरह की स्थितियां बनी रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप आपका भी और लक्ष्य आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट के लिए। और दिल्ली में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए।
वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम हमारे सीमावर्ती गांवों को विकास और प्रगति के मुख्य केंद्र के रूप में बदलने का एक गेम चेंजिंग माध्यम रहा है। ये प्रोग्राम अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमाओं के पास बसे गांव को स्थायी आजीविका, उच्च जीवन स्तर और अधिक पुख्ता सुरक्षा की पर्याप्त सुविधाओं के साथ व्यापक विकास मॉडल में बदलने का एक अभियान है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम हमारे सीमावर्ती गांवों को विकास और प्रगति के मुख्य केंद्र के रूप में बदलने का एक गेम चेंजिंग माध्यम रहा है। हम जानते हैं 4 अप्रैल को वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 मंजूर कैबिनेट के द्वारा इसे मंजूरी दी गई थी। सीमा की सुरक्षा को लेकर और साथ ही साथ सीमावर्ती इलाकों में बसे गांवों को और समृद्ध करने के लिहाज से वाइब्रेंट विलेज ये पूरा प्रोग्राम एक बड़ा बदलाव के तौर पर है सीमावर्ती इलाकों में बसे गांवों के लिए, वहां रह रहे लोगों के लिए। कजाकिस्तान में चल रही 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। पुरुषों और जूनियर पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और एंड्रियन कर्माकर ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। पुरुष वर्ग में ऐश्वर्य ने 462.5 अंकों के साथ स्वर्ण पदक जीता। ये उनका इस चैंपियनशिप में दूसरा व्यक्तिगत स्वर्ण पदक है। भारत के चेन सिंह चौथे और अखिल शेरन 5वें स्थान पर रहे। जूनियर पुरुष स्पर्धा में एंड्रियन कर्माकर ने स्वर्ण पदक जीता। टीम इवेंट में भी भारतीय तिगड़ी वेदांत, एंड्रियन और रोहित कन्यन ने स्वर्ण पदक जीता। इस शानदार सफलता के बाद भारत अब तक 25 स्वर्ण, 10 रजत और 10 कांस्य के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर बरकरार है। चीन 10 स्वर्ण पदकों के साथ दूसरे स्थान पर है। और मीडिया प्राइम में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। न्यूज़ पंच देखिए कृतिका।